नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? अर्थात जो हमारे तत्व हैं उनका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी डोबरेनर। तो जो हमारा दोस्तों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनर ने। डोबरेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था दोस्तों, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात जो हमारा अष्टक का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी डोबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो दोस्तों जो हमारा अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूलैंड ने, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अष्टक का नियम होता क्या है। दोस्तों अष्टक का नियम होता है जब तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। अर्थात जो हमारा तत्व है दोस्तों उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार रखेंगे। तो पहला तत्व जैसे मान लेते हैं हमारा लिथियम होगा, तो यहाँ से अगर लिथियम से आरंभ करते हैं तो जो 8वां तत्व आएगा अर्थात सोडियम उसका, जैसे यहाँ लिथियम और ये सोडियम, तो जो हमारा सोडियम आएगा दोस्तों उसका जो गुण होगा वो लिथियम के लगभग समान होगा। यही हमारा अष्टक का नियम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात जो त्रिक का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए ड्रमा ने, ऑप्शन बी डोबरेनर ने, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन डी मेंडलीफ ने। तो जो त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों डोबरेनर ने किया था। डोबरेनर ने 1817 ईस्वी में त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं त्रिक का नियम होता क्या है। त्रिक का नियम, परमाणु भार के आरोही क्रम में रखने पे बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग होता है। अर्थात जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारा लिथियम है, लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम ले लेते हैं दोस्तों, पोटेशियम का परमाणु भार 39। जब दोस्तों जो हमारा तत्व है उसे परमाणु भार के आरोही क्रम में रखते हैं तो बीच में हमारा ये लिथियम और पोटेशियम के बीच में आता है सोडियम। तो दोस्तों इसका जो सोडियम का परमाणु भार होगा लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत होगा। देखते हैं लिथियम प्लस पोटेशियम का परमाणु भार जोड़ेंगे तो 46। जब इसका औसत लेते हैं दोस्तों तो हो जाता है 23, जो कि 23 हमारा सोडियम का परमाणु भार है। यही हमारा दोस्तों त्रिक का नियम होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें भी मोटिवेट मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात जो हमारा आधुनिक आवर्त का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? देखते हैं क्या है दोस्तों ऑप्शन। ऑप्शन ए न्यूलैंड, ऑप्शन बी डोबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी मोस्ले। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है दोस्तों उसका प्रतिपादन किया था मोस्ले ने, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक आवर्त में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं जिन्हें उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थात जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमाणु भार, परमाणु तापमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी परमाणु आयतन, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। तो जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी दोस्तों उसमें तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था परमाणु भार के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। अर्थात जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी दोस्तों जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें 8 वर्ग थे। कितने दोस्तों? 8। तो इन्होंने बीच बीच में कुछ अपना स्थान खाली छोड़ दिया था जिन्हें ये बोले थे कि जब आगे तत्व ज्ञात होगा
तो इसको जो खाली स्थान है उसमें भर दिया जाएगा। और इनकी आवर्त सारणी में एक कमी और थी कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। अर्थात जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ते हैं उसमें जो हमारे तत्वों का वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु आयतन, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। अर्थात जो हमारे वर्ग हैं उसमें कुल संख्या उसकी कितनी है। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 16, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों उसमें वर्गों की संख्या होती है 18। अर्थात जो हमारा ऐसे आवर्त सारणी है जो इधर होता है दोस्तों उसको बोलते हैं वर्ग। इसकी कुल संख्या कितनी है, 18। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 18। तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों उसमें आवर्तों की संख्या होती है 7। क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्त, जिनकी संख्या है 7। और जो बाएं से दाएं जाते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं वर्ग, उनकी संख्या कितनी है, 18। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अर्थात जो हमारे 18 वर्ग हैं उसमें कौन से वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो जो हमारा सिक्का धातु होता है दोस्तों वो 11वें वर्ग को कहा जाता है। जो 11वां वर्ग है उसमें जो धातु आते हैं उन्हीं को सिक्का धातु कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों 11वें वर्ग में कौन कौन से धातु आते हैं। तो पहला है दोस्तों कापर, और दूसरा है चांदी Ag, और तीसरा है सोना Au। इन्हीं को ही हम सिक्का धातु कहते हैं। और अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। अर्थात जो शून्य समूह है या 18वां समूह जो है हमारा दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं। पहला है ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्षार धातु, ऑप्शन डी क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन डी निष्क्रिय तत्व। तो जो दोस्तों हमारा शून्य वर्ग है उसे हम निष्क्रिय धातु के तत्व के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न है, सबसे भारी धातु है। अर्थात जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें सबसे भारी धातु क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ऑस्मियम। तो हमारा जो सबसे भारी धातु होता है दोस्तों वो होता है ऑस्मियम, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। अर्थात जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें सबसे हल्की धातु क्या है दोस्तों। तो देखते हैं, पहला है मैग्नीशियम, बी है एल्युमिनियम, सी है प्लेटिनियम और डी है लिथियम। तो जो हमारा दोस्तों सबसे हल्की धातु है वो होता है लिथियम, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। अर्थात जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व का है ना। ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों वो है फ्लोरीन, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी अबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। अर्थात जो हमारा परमाणु विद्युत ऋणात्मकता है वो यह दर्शाता है कि जो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितनी क्षमता के साथ आकर्षित करता है। तो दोस्तों होता क्या है, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं
अर्थात जो हमारी जैसे ये आवर्त सारणी मान लेते हैं, बाएं से दाएं अर्थात जो वर्ग है वर्ग में जाने पे बढ़ती है, और ऊपर से नीचे अर्थात आवर्त जो है हमारा उसमें ऊपर से नीचे आने पे घटती है। क्या? विद्युत ऋणात्मकता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो ऑप्शन देखते क्या है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो हमारा समूह एक है या वर्ग एक है उसमें मौजूद एक अधातु दोस्तों होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा दोस्तों अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। हाइड्रोजन के अलावा उसमें दोस्तों समूह एक में क्या पाया जाता है? पाया जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब धातु होते हैं, और हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो कि समूह एक में अधातु होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? अर्थात जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दाहिनी ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी बीच में, ऑप्शन डी नन। तो जो हमारा अधातु है दोस्तों उसे आवर्त सारणी में दाहिनी ओर स्थान दिया गया, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये आवर्त सारणी है, इधर तो हमारा क्षारीय धातु, फिर क्षारीय मृदा धातु, इधर निष्क्रिय तत्व जो यहाँ पे होता है दोस्तों उसी को हम अधातु को स्थान दिया है। अर्थात जो दाहिनी ओर, जैसे इसे बीच में दो भाग बांटते तो इधर दाईं ओर हो गया, इधर बाईं ओर, तो जो इधर हमारा है उसी ओर हमें अधातुओं को स्थान दिया गया, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं होते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, मिश्र धातु होती हैं या यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी यौगिक। तो जो तत्व दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं अधातु, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सेकेंड ए, ऑप्शन बी थर्ड ए, ऑप्शन बी फोर्थ ए, ऑप्शन डी 5A। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी होगा 4A, इस तत्वों का गलनांक सबसे उच्चतम होगा। 4A दोस्तों आता है हमारा 14वें वर्ग में। 14वें वर्ग में क्या क्या है? C है, SE है, GE है, SN है और PB है। इन सब जो तत्व हैं दोस्तों उनका गलनांक उच्चतम होता है। अगला प्रश्न देखते क्या है। किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ऑप्शन क्या है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5A, 4A, 7A, 8A। तो जो दोस्तों होता है हमारा 7A, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही होगा, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। दोस्तों ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या है। वर्ग में, वर्ग मतलब दाएं से बाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। जहां परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा दोस्तों वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? घटेगी। और जो हमारा आवर्त है उसमें क्या होगा? परमाणु त्रिज्या का मान घटता है तो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, अर्थात जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी हमारी, उसमें कितने ब्लॉक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो हमारी आवर्त सारणी है दोस्तों, उसमें 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन्हीं 4 ब्लॉकों में हमारी आवर्त सारणी बांटी गई, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस ब्लॉक का तत्व सरदर रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी पी ब्लॉक, ऑप्शन सी डी ब्लॉक, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो दोस्तों जो हमारा एस ब्लॉक का तत्व होता है, अर्थात कौन कौन से, क्षारीय धातु, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों, ए इलेक्ट्रॉन बंधुता, बी आयनन विभव, सी विद्युत ऋणात्मकता, डी नन। तो जब कोई उदासीन परमाणु दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे आपको पीछे क्वेश्चन में मैं बताया इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला है प्रश्न, मेंडलीव का संबंध किस देश से है, अर्थात देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी नन। तो जो हमारे मेंडलीव हैं दोस्तों उनका संबंध है किससे, रूस से, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस दोस्तों उसके पहले ही समूह को में 7 तत्व हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं, अर्थात ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 5A, ऑप्शन बी 6A, ऑप्शन सी 7A, ऑप्शन डी 4A। तो दोस्तों जो हमारा 6A होता है, अर्थात ऑप्शन बी उसको ही अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 6A में कौन कौन से, 16वें जो वर्ग होता है दोस्तों हमारा 16वां, उसी को हम 6A वर्ग कहते हैं। उसमें जो तत्व आते हैं दोस्तों उसी को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।